हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ग्रेस्कल जीएस। और आज हम जानेंगे मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मराठा एम्पायर का जो फाउंडेशन स्टोन है वो शिवाजी ने शिवाजी ने कार्व आउट किया था फ्रॉम आदिल शाही सल्तनत ऑफ बीजापुर। उस वक्त आदिलशाही सल्तनत जो थी वो अपने डिक्लाइनिंग प्रोसेस पे थी और शिवाजी वहां से राइज कर रहे थे। वो काफी पॉपुलर थे अमंग द मासेस। जो मराठा लैंड था वहां का वो थोड़ी आइसोलेटेड जगह पे था और काफी दूर दराज वाला इलाका होने के चलते वहां के लोगों का कल्चर थोड़ा अलग था, जो कि टिपिकल मराठा कल्चर था। इन लोगों का कल्चर सेम था तो ये आपस में इनके बहुत ज्यादा यूनिटी थी। और इस कल्चरल यूनिटी ने मराठा मूवमेंट को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया इसे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया। शिवाजी ने इन सारे मासेस को एक साथ यूनाइट किया with the help of some Bhakti saints like Eknath, Namdev, and तुकाराम। ये जो भक्ति संत हैं ये लोग हर जगह जाकर के अपने जो लिबरल और प्रोग्रेसिव आइडियाज होते हैं इनको प्रोपोगेट करते थे लोगों में, जिसके चलते लोगों के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस थे वो कम होते गए और वो लोग एक साथ यूनाइट होते गए। तो इस तरह से मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई। तो आइए अब हम बढ़ेंगे शिवाजी की ओर। शिवाजी का जो रेन था वो 1627 से लेके 1680 तक का था। इनका जन्म 1627 में हुआ था इन द फोर्ट ऑफ शिपर। और ये भोसले क्लैन से बिलोंग करते थे। भोसले क्लैन। इनके फादर का नाम शाहजी था और मदर थी जीजाबाई। ये शाहजी जो थे ये अहमदनगर में एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे, जो कि इनका एक्सपर्टाइज था पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स में। सिक्सटीन 1637 में दादाजी कोंडादेव इनके गार्जियन बने शिवाजी के। फिर 10 साल के बाद 1947 में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद शिवाजी जो है वो पूना का चार्ज ले लेते हैं पूरी तरह से। 18 साल की एज में ये रायगढ़
कोंडाना और तोमा को जीत लेते हैं फ्रॉम बीजापुर। बट इनका जो रियल कन्क्वेस्ट है वो शुरू होता है 1656 से, जब वो जावली को जीतते हैं चंद्रराव मौर्य से, फ्रॉम चंद्रराव मौर्य। 1657 से 1660 तक शिवाजी ने बहुत सारे अटैक्स किए आदिल शाही किंगडम पे। और ये सारे अटैक्स मोस्टली उन्हें लूटने के पर्पज से किए जाते थे, फॉर प्लंडरिंग पर्पस। जब शिवाजी का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ जाता है उस एरिया में, तो फिर 1660 में औरंगजेब जो है वो शाइस्ता खान को भेजता है शिवाजी को टैकल करने के लिए, टू टैकल द इन्फ्लुएंस ऑफ शिवाजी। और फिर उसके बाद 1660 से लेकर 1663 तक शिवाजी पुनः हार जाते हैं। 1660 से 1663 के बीच वो पुनः हार जाते हैं मुगल से। फिर एक दिन शिवाजी रात में अटैक करके शाइस्ता खान को इंजर्ड कर देते हैं और उसके बेटे को मार देते हैं। फिर 1664 में शिवाजी सूरत को लूटते हैं और उसके साथ ही अहमदनगर को भी। फिर 1665 में औरंगजेब जयसिंह को भेजता है शिवाजी को टैकल करने के लिए। तो इस बार कौन आता है? जयसिंह। और ये जयसिंह जो है वो शिवाजी को हरा देता है। इनका बैटल होता है जो कि बैटल ऑफ पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शिवाजी की डिफीट होती है और फिर उसके बाद साइन होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसमें शिवाजी अपने 23 फोर्ट्स को सरेंडर कर देते हैं जयसिंह को, जिसके बदले में बीजापुर किंगडम में शिवाजी के राइट्स को रिकॉग्निशन मिलता है। रिकॉग्निशन ऑफ शिवाजी राइट्स। तो मुगल्स यहाँ पर बीजापुर किंगडम के कुछ पार्ट्स में शिवाजी की राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इन 23 फोर्ट्स के बदले। बट यहाँ पर एक्चुअली शिवाजी के पास टोटल 35 फोर्ट्स होते हैं, जिसमें से इन्हें 23 फोर्ट्स मुगल्स को देने पड़ जाते हैं। और शिवाजी का जो सन था के बाद इसे 5000 का मनसब मिलता है मुगल से। फिर शिवाजी को आगरा ले जाया जाता है और वहां पर इन्हें कैद कर लिया जाता है। वो किसी तरह वहां से भाग जाते हैं, escape in 1666। और अब वहां से भागने के बाद 1674 में इनका प्रमोशन होता है, कोरोनेशन।
कोरोनेशन मतलब इनकी ताजपोशी होती है रायगढ़ के किले में, रायगढ़ फोर्ट में। यहाँ पर वो एक टाइटल अज्यूम करते हैं, हिंदावी धर्मोधारक, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। सो वो ये हिंदावी धर्मोधारक का टाइटल अपने आप अडॉप्ट करते हैं। फिर एट लास्ट 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है, बट तब तक वो एक अच्छा खासा और काफी स्ट्रांग मराठा एम्पायर खड़ा कर चुके होते हैं उस वक्त तक। तो आइए अब हम उनके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अष्टप्रधान होते थे। अष्टप्रधान जो कि बेसिकली एक 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल हुआ करती थी। इसमें 8 मिनिस्टर्स होते थे। पहला होता था पेशवा। पेशवा जो होता था ये किंग का मुखिया या और प्रधान हुआ करता था, जिसे हम आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अफेयर्स देखता था और जो भी ऑफिशियल गेटस होते थे वहां पर पेशवा का सील होता था, सील ऑन ऑफिशियल लेटर्स। मतलब इनके साइन से ही सब कुछ सारे ऑफिशियल वर्क्स होते थे। उसके बाद अमात्य। तो ये अमात्य हैं, ये उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर्स हुआ करते थे। फाइनेंस मिनिस्टर, और इनका काम होता था फाइनेंस और रेवेन्यू देखना। फाइनेंस एंड रेवेन्यू अफेयर्स। फिर उसके बाद है वकील नविस। ये जो है ये मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस था। मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस। ये पोस्ट भी देखते थे और हाउस होल्ड अफेयर्स भी। सुमंत जो थे ये फॉरेन अफेयर्स के इंचार्ज थे। ये फॉरेन अफेयर्स देखते थे और जो भी सेरेमनीज जो होती थी वो इन्हीं के अंडर में होती थी सारी। सचिव जो है ये रॉयल करस्पॉन्डेंस देखते थे। और ये चिटिन्स के नाम से भी जाने जाते थे। चिटिन्स। पंडित राव जो है ये उस वक्त पूजा पाठ देखा करते थे। जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं वो पंडित राव संभालता था। ये चैरिटीज भी रेगुलेट करते थे। सराय नौबत जो था ये मिलिट्री कमांडर था। और न्यायाधीश जो था ये जज हुआ करता था। जो भी केसेस आते थे तो ये उस पर फैसला होना था, जो कि आज के डेट में हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस होते हैं, तो उस वक्त न्यायाधीश होते थे। और इसमें पंडित राव और न्यायाधीश के अलावा और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होते थे
ये सारे ही वॉर में सर्व करते थे। जब भी वॉर होता था तो इन सभी को जाना पड़ता था, बट ये जो पंडित राव हैं और न्यायाधीश हैं ये नहीं जाते थे। इन 8 मिनिस्टर्स को अलग अलग लोग असिस्ट करते थे, जिनका अलग अलग काम हुआ करता था। तो आइए हम लोग देखते हैं। इन्हें एक सेक्रेटरी असिस्ट करता था जो कहलाता था दीवान। जो अकाउंटेंट होता था उसे मजूमदार कहा जाता था। जो ऑफिस इंचार्ज होता है उसे फर्निस कहते थे। ट्रेजरर्स को किटिन्स कहा जाता था। और जो कैशियर्स थे इन्हें पोर्टनीस कहते थे। और जो कमिश्नरी ऑफ हेल्पर्स होते थे इन्हें कहा जाता था कारखानिस। तो ये सारे लोग जो अष्टदिग्गज, ये अष्टप्रधान में जो सारे मिनिस्टर्स होते थे ये उन्हें असिस्ट करते थे। हम जानेंगे शिवाजी के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। शिवाजी के वक्त उनके जो प्रोविंसेस थे वो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, जो कि प्रांत के नाम से जाना जाता था। प्रांत, इन सभी प्रांत में ऑफिसर इंचार्ज होते थे। उन्हें सूबेदार कहते थे। या उन्हें खारकुन और कभी-कभी मुखिया देशाधिकारी भी कहा जाता था। देशाधिकारी, तो ये तीनों एक ही पोस्ट होती थी। इन्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उस वक्त जाना जाता था। रेवेन्यू जो था वो साल में 2 बार लिया जाता था, ट्वाइस अ ईयर। एक बार खरीफ में, खरीफ क्रॉप्स में, और एक बार रबी क्रॉप्स में। उनके वक्त में 2 तरह के टैक्सेस होते थे। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ में क्या होता था, 1/4 जो है लैंड रेवेन्यू वो मराठास को देना पड़ता था, सो दैट इनके बदले में मराठास वहां रेड नहीं करते थे। और सरदेशमुखी जो है ये एक एडिशनल 10% टैक्स था, एडिशनल लेवी ऑफ 10%, क्योंकि शिवाजी देशमुख से लेते थे। देशमुख से इन पर सरदेशमुखी टैक्स लगाया जाता था। अब हम देखेंगे शिवाजी के वक्त में उनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और इसके बारे में हम जानेंगे। तो शिवाजी जो है वो एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते थे। रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। ये जो कैवेलरी थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला बारकीर्स और दूसरा सिलादार। ये जो बारगिस थे इन्हें स्टेट प्रोवाइड करती थी हॉर्सेस और आर्म्स। ये सारा स्टेट के द्वारा इन्हें दिया जाता था, बट ये जो सिलेदार होते थे इन्हें अपने खुद के इक्विपमेंट्स लाने पड़ते थे। इन्हें स्टेट कुछ भी नहीं देती थी। इन्हें अगर जंग में जाना है तो इन्हें अपने हथियार लाने पड़ेंगे, बट इन्हें स्टेट जो है वो सब कुछ प्रोवाइड कराती थी।
वो अपने सोल्जर्स को जो सैलरी देते थे वो कैश में प्रोवाइड किया जाता था, और बहुत ही रेयर कंडीशन में वो कभी-कभी रेवेन्यू ग्रांट्स भी दे देते थे, बट ऐसे यूजुअली उन्हें कैश में ही सैलरी प्रोवाइड कराई जाती थी। शिवाजी के पास एक वेल मेंटेन नेवी भी थी, और उन्होंने कल्याण और पनवेल के पोर्ट को कनकोर किया था। ये दोनों पोर्ट्स हैं, इन्हें कनकोर किया था। तो वो शिप्स का यूज करते थे बैटल में, ट्रेड पर्पस के लिए, फॉर ट्रेड पर्पस एंड ऑल्सो फॉर प्लंडरिंग पर्पस, लूटपाट के लिए भी वो शिप्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये उनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थे। और अब हम देखेंगे शिवाजी के बाद जो उनके सक्सेसर थे, इन लोगों के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है संभाजी का। उनका रेंज जो है 1680 से लेकर के 1689 तक का है। ये जो है शिवाजी के बेटे हैं, सन ऑफ शिवाजी। ये 1680 में थ्रोन पर बैठते हैं, और ये खुद को एक टाइटल देते हैं कवि कलश का। कवि कलश का टाइटल ये अज्यूम करते हैं। औरंगजेब का एक बेटा था अकबर नाम का, सन ऑफ औरंगजेब। तो अकबर को संभाजी ने प्रोटेक्शन दिया था, क्योंकि अकबर जो था वो एक तरह से रिबेलियन था औरंगजेब के खिलाफ में, तो इसे संभाजी ने प्रोटेक्शन दिया था। फिर इसके बाद संभाजी को भी कैप्चर कर लिया जाता है, और मार्च 1689 में इन्हें फांसी दे दी जाती है। संभाजी के बाद फिर आते हैं राजा राम। तो राजा राम का जो रीन है वो 1689 से लेकर के 1700 तक है। तो राजा राम के वक्त में वैसा कुछ खास एक्सपेडिशंस वगैरह नहीं हुए थे। हाँ, इन्होंने एक नया पोस्ट बनाया था प्रतिनिधि का। ये जो शिवाजी के अष्ट प्रधान थे उसमें 8 मिनिस्टर्स होते थे, उसमें एक और पोस्ट इन्होंने ऐड किया था प्रतिनिधि का। तो अब टोटल 9 मिनिस्टर्स हो गए इनके समय में, जो कि शिवाजी के वक्त में 8 हुआ करते थे। उनकी डेथ 1700 में सतारा में हो गई थी। सतारा। फिर उसके बाद ताराबाई का रेन आता है 1700 से 1707 तक। तो राजा राम की डेथ के बाद उनका एक बेटा था शिवाजी 2। इसे थ्रोन पर बैठाया जाता है, बट ये बहुत छोटा था। He was a minor at that time, so he was kept under the guardianship of ताराबाई। तो ताराबाई की लीडरशिप में मराठास जो हैं वो अटैक करते हैं बेरार पर 1703 में, एंड बड़ौदा 1706 में। इसके बाद हम लोग पेशवास के बारे में जानेंगे। तो पेशवास की जो पोस्ट थी वो प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट हुआ करती थी उस वक्त,
और बालाजी विश्वनाथ ये पहले पेशवा थे। ही वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। इनका जो रिंग था वो 1713 से लेकर के 1720 तक का था। ये 1713 में पेशवा बनते हैं और 1719 में ये एक ट्रीटी साइन करते हैं सैयद बदस के साथ। जिसमें मुगल्स जो हैं वो शाहू को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ किंग ऑफ स्वराज। बालाजी विश्वनाथ ने हुसैन अली को सपोर्ट किया था दिल्ली पर हमला करने के लिए, और इन्होंने उसके लिए अपने 15,000 ट्रूप्स भी दिए थे हुसैन अली को। और इनके हेल्प से हुसैन अली दिल्ली में फर्रुख सियार को रिमूव करने में कामयाब रहा था। इसके बाद जो दूसरे पेशवा हैं वो हैं बाजीराव वन। ये बाजीराव वन जो है ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे हैं। आप सबने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो ये वही मस्तानी वाले बाजीराव हैं। ये पेशवा थे 1720 से लेकर के 1740 तक। ये जो है ये भी शिवाजी की तरह गुरिल्ला टैक्टिक्स में माहिर थे। गुरिल्ला टैक्टिक्स क्या होता है? ये एक वॉरफेयर टेक्निक है जिसमें लोग जंगल में पेड़ों पे छुप जाते हैं और वो छुप करके एक साथ अटैक करते हैं दुश्मन पे। तो जो भी अपोजिशन में होते हैं उन्हें उनकी लोकेशन का पता नहीं होता और ये छुप करके बार बार अटैक करते जाते हैं। और बाजीराव वन के ही समय में मराठा पावर जो था वो अपने पीक पर था और ये फॉलो करता था फिलोसफी ऑफ हिंदू बादशाही, जिसे हिंदू एम्पायर भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, हिंदू एम्पायर। तो इसने पूरे मराठा एम्पायर में जो अलग अलग टेरिटरीज थी वहां पर हर टेरिटरीज के लिए इसने एक एक चीफ अपॉइंट कर दिया जो कि थे गायकवाड़, एट बड़ौदा, भोंसले एट नागपुर, और इंदौर में होलकर एट इंदौर, और सिंधियास ग्वालियर में, और पेशवास वो तो पुणे में पहले से थे ही। 1773 में पोर्तुगीज को हराकर इनसे बेसिन और सेल्सेट ये दोनों जगह इसने पोर्तुगीज से जीत लिया था 1773 में। ये डिफीटेड निजाम उल मुल्क ऑफ डेक्कन इन 1728। इसने मुगल्स को भी डिफीट किया था 1737 में एट द बैटल ऑफ
भोपाल। डिफीटेड मुगल्स। इतना स्ट्रांग था कि इसके समय मराठा पावर अपने पीक पे था, एंड ही मेड मराठास अ सुप्रीम पावर। जो कि मुगल एम्पायर्स को वीकेंड कर दिया था, विच वीकेंड द मुगल एम्पायर। फिर इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो हैं, इन्हें हम नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। नाना साहेब। इनका रेंज था 1740 से लेकर के 1761 तक। इन्हीं के वक्त में संगोला एग्रीमेंट हुआ था। 1950 में। इसके बाद पेशवास के पास मराठास की सुप्रीम पावर आ गई थी। 1742 में इन्होंने बुंदेला चीफ को डिफीट किया। डिफीटेड बुंदेला चीफ एंड दे कैप्चर्ड झांसी। इस 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास हार गए थे। मराठास वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली। इस बैटल में मराठास की ओर से लड़े थे सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। ये विश्वासराव कौन है? तो ये बालाजी बाजीराव के बेटे हैं। ही इज सन ऑफ बालाजी बाजीराव। तो पानीपत थर्ड बैटल के बाद जो डिफीट मिली मराठास को, उसके बाद से इनका इन्फ्लुएंस कम होता गया धीरे धीरे, और फाइनली इनके बाद जो अगले पेशवा थे वो थे माधवराव। ये थे 1761 से लेकर 1772 तक। इनके समय में मराठा पावर कुछ वीक हो चुकी थी, तो ही tried to restore the lost position of Marathas. तो 1771 में महादजी सिंधिया जो है, महादजी सिंधिया, ये दिल्ली को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। ऑक्यूपाइड दिल्ली, बट उसके कुछ ही समय के बाद ऑक्यूपाइड दिल्ली, बट उसके कुछ ही समय के बाद 1772 में ही माधवराव की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, जिसके बाद मराठा डोमिनियन जो है वो क्राइसिस में चला जाता है। इज इन ग्रेट क्राइसिस। माधवराव के बाद कुछ पेशवास और हुए,
उनका नाम है नारायण राव, सवाई माधवराव और बालाजी राव टू। ये हुए 1772 से 74 तक। ये हुए 1775 से 1880 तक। ये भी 1772 से 74 तक ही थे, ये दोनों पैरेलल ही थे। और फिर उसके बाद बालाजी राव टू ये लास्ट पेशवा थे। तो आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच।